हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो चलो बिना समय गवाए सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। देखो, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर को उपभोक्ता व्यवहार बोलते हैं। देखो, इसका मतलब है कंज्यूमर बिहेवियर यह बताता है कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय यानी कि लिमिटेड इनकम को अलग अलग वस्तुओं पर कैसे खर्च करता है ताकि उसे अधिकतम जो है संतुष्टि यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। अर्थशास्त्र में माना जाता है कि उपभोक्ता जो है तर्कसंगत होता है यानी कि रैशनल होता है और हमेशा अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करता है। ठीक ना। देखो, उपभोक्ता का व्यवहार बिना समझे आप इकोनॉमिक्स को जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या नहीं समझ सकते कि इकोनॉमी जो है कैसे चलानी है, सप्लाई कैसे बढ़ानी है, प्राइस कैसे कंट्रोल करना है और कैसे कैसे सामान बनाने हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता क्या है। देखो, उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि। सीधी सी बात है। यूटिलिटी मानसिक अनुभव होता है। इसे सीधे मापा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। उपभोक्ता वही वस्तु खरीदता है जिससे उसे अधिक यूटिलिटी मिलने की उम्मीद होती है, सेटिस्फेक्शन मिलने की उम्मीद होती है। उसको लगता है कि मेरे लिए कितना यूजफुल है उस हिसाब से। उदाहरण के लिए देखो, एक भूखे व्यक्ति के लिए रोटी की यूटिलिटी बहुत अधिक होगी लेकिन पेट भर जाने के बाद उसी रोटी की यूटिलिटी उसके लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सीधी सी बात है। आगे आते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता के प्रकार। देखो, पहला है टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता। ये क्या है। देखो, किसी वस्तु की अलग अलग इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली कुल संतुष्टि। देखो, इसका उदाहरण क्या है। सेब खाने से 10 यूनिट यूटिलिटी मिलता है। उदाहरण के लिए समझना है कि 10 यूनिट यूटिलिटी मिला, वैसे तो यूनिट में नहीं माप सकते फिर भी। फिर सेब खाने से कुल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 18 यूनिट। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा उसको अलग अलग इकाइयों से 2 सेब खाने से उसकी यूटिलिटी हो जाएगी 18 यूनिट। तो अगर उसने एक सेब खाया तो 10 यूनिट यूटिलिटी मिली और अगर 2 सेब खाया तो उसकी यूटिलिटी बढ़ के कितनी होगी, 18 यूनिट। फिर बी नंबर है। बी है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। देखो, एक अतिरिक्त इकाई उपयोग करने से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि, तो उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में हुआ परिवर्तन। ठीक है। देखो, पहला से बहुत संतुष्टि मिला, दूसरा से कम मिला, थोड़ा सा कम अतिरिक्त संतुष्टि मिला और तीसरा से और मिला। एक ही चीज को बार बार जब वो खाने लग जाएगा तो क्या होगा, अंत में कम कम करके संतुष्टि मिलता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक। फिर तीसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है वैसे वैसे हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। और यही कारण है कि डिमांड कर्व क्या होता है, नीचे की ओर झुकी होती है। ध्यान रखना, ये इसी कारण से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इसी कारण से डिमांड कर्व नीचे की ओर झुका होता है। ठीक। याद करो, मैंने पढ़ाया था। ये ग्राफ हो गया, इधर हो गया आपका क्वांटिटी, इधर हो गया प्राइस। और डिमांड करो कैसा होता है, ऐसा होता है डिमांड करो। ठीक है। तो डिमांड करो नीचे की ओर जाने की ओर उन्मुख होता है। तो इसलिए डिमांड करो नीचे की ओर क्यों झुका रहता है, क्योंकि जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है वैसे वैसे अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। और यही कारण है कि डिमांड करो नीचे की ओर झुकी होती है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। अब आगे देखो, एग्जाम्पल इसका कि पहला गिलास पानी पिया। पहला गिलास पानी बहुत उपयोगी होता है। बहुत प्यासा है कोई, पहला गिलास पानी पिया, उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी था उसके लिए। दूसरा थोड़ा सा कम लगेगा, तीसरा अब थोड़ा सा बेकार सा या अनयूजफुल लगने लग जाएगा उसके लिए। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। आगे देखो, इंडिफरेंट कर्व, उदासीनता कर्व। ये क्या है। देखो, इंडिफरेंस कर्व उन दो वस्तुओं के अलग अलग संयोजन को दिखाती है जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर की क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ठीक है। इसी को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। उपभोक्ता इन संयोजनों के बीच उदासीन यानी कि इंडिफरेंट रहता है। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता को 2 चाय और 1 कॉफ़ी दी गई या 1 चाय और 2 कॉफ़ी मिल गई, इससे समान संतुष्टि मिल रही होगी उसको। ठीक है ना। और इसी उपभोक्ता इन संयोजनों के बीच क्या होता है, उदासीन रहता है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनता कर्व। अभी हम लोग देखने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व को। देखो आगे, ये आ गया हमारा। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये क्या है। इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला इस तरह से जो है। तो
ये जो है हमारा क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ध्यान रखना है। अगर जी दूसरा हमको बनाना भी है तो बनेगा भी किसी और सामान के लिए तो इस तरह से बनेगा, तीसरा इस तरह से बनेगा, चौथा मान लो यहाँ बनेगा, कभी एक दूसरे को वो काटेगी नहीं। फिर ऊंची इंडिफरेंस कर्व यानी कि अधिक यूटिलिटी, देखो यहाँ पर है, ये ऊंचा है ना तो अधिक यूटिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। और इंडिफरेंस कर्व ऑरिजिन की ओर कन्वेक्स होती है डिमिनिशिंग एमआरएस के कारण। मार्जिनल जो है हमारा ये यहाँ पर गौर करना, इंडिफरेंस कर्व ऑरिजिन की ओर कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स का मतलब है यहाँ पर ये हो गया आपका ऑरिजिन, कन्वेक्स ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऐसे है ना, तो ये जो पॉइंट है क्योंकि इस तरह से मुड़ा हुआ है, यहाँ पर मुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व ऑरिजिन की ओर कन्वेक्स होता है, ठीक है। और डिमेंसिंग एमआरएस के कारण मैंने यहाँ पर पढ़ाया था आप लोगों को, देखो एमआरएस आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ चला गया, हाँ मार्जिनल यूनिटी से ही रिलेटेड है, अभी हम लोग और डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। देखो नेक्स्ट है मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन। हाँ यही है एमआरएस, पहले जिक्र आ गया था थोड़ा सा इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। देखो एमआरएस क्या है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस बताता है कि उपभोक्ता एक वस्तु की कितनी मात्रा छोड़ने को तैयार है, ध्यान रखना है। एमआरएस बताता है कि जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, एक वस्तु की कितनी मात्रा छोड़ने को वो तैयार है ताकि दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त कर सके और यूटिलिटी क्या हो उसके लिए वही बनी रहे। उदाहरण के लिए अगर उपभोक्ता एक कॉफ़ी पीने के लिए 2 चाय छोड़ने को तैयार है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि बजट लाइन, बजट रेखा। देखो बजट लाइन उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों को दर्शाती है। यह दिखाती है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय में कौन से संयोजन जो है वो खरीद सकता है। उदाहरण के लिए 100 रुपया की आय में 10 चाय और 5 कॉफ़ी खरीदी जा सकती है। इसी को क्या बोलेंगे, उसके लिए बजट रेखा, बजट लाइन बोलेंगे, ठीक। आगे देखो, आगे है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वह स्थिति है जहां उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और अपना उपभोग बदलने का कोई कारण नहीं पाता है। ध्यान रखना है कि उपभोक्ता संतुलन क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वह स्थिति है जहां कंज्यूमर को लगता है कि अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर ले रहा है और अपना उपभोग बदलने का कोई कारण वो नहीं समझता। मान लो वो कॉफ़ी या चाय पी रहा है, मान लो वो चाय पी रहा है, ठीक है, तो चाय से लगता है कि मेरा मेरा संतुष्टि हमको चाय से मिल रहा है ठीक ठाक, और बाकी सारी भी जितनी भी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो वो क्या करेगा, यूटिलिटी उसके लिए काफ़ी है, तो वो जो है उपभोक्ता संतुलन में है, वो अपना उपभोग नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब अब देखो यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। देखो जब बजट लाइन सबसे ऊंची संभव इंडिफरेंस कर्व को एक ही स्पर्श बिंदु पर जो है टेंजेंट करती है, स्पर्श करती है, तो इसी बिंदु पर उपभोक्ता जो है संतुलन में होता है। ये बिंदु दिख रहा है, ये वाला, जहाँ पर तीनों आपस में मिले हैं, ठीक। गौर करो, मान लो एक चीज़ है, ठीक है, बटर है, चीज़ है, और इधर जो है बिस्किट्स है। तो यहाँ पर इस हिसाब से ये हो गया आपका बजट लाइन, BL बजट लाइन, ये उसका है लिमिट की, इसी के अंदर जो है उपभोग वो करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये हो जाएगा उसका इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अभी इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा है हमने। इंडिफरेंस कर्व जहाँ पर भी होगा उपभोक्ता यहाँ तक उदासीन है, ठीक है ना, उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहाँ भी मिलेगा आपस में, ये वाला पॉइंट, यहीं पर उसके लिए क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा उसके लिए इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है। देखो एमआरएस जो है यानी कि प्राइस ऑफ गुड वन बटे प्राइस ऑफ गुड टू, इसी को एमआरएस बोलते हैं, ठीक है ना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब उपभोक्ता जिस दर से वस्तुएं बदलना चाहता है वह बाजार की कीमत के अनुपात के बराबर होनी चाहिए, ठीक। चलो अब आगे आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों बदलता है। देखो इनकम चेंज होगा तो आय अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बजट लाइन बाहर की ओर शिफ्ट होगा, है ना। आय बढ़ेगा तो जो बजट लाइन था इस तरह से उसका वो आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा वो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर सकेगा अब। तो इसलिए जो है आय बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, बजट लाइन बाहर की ओर शिफ्ट होगा, घटेगा तो बजट लाइन अंदर की ओर शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम बदलते रहेगा उसके लिए। फिर प्राइस ऑफ चेंज, देखो किसी वस्तु की जो है कीमत घटेगी तो बजट लाइन क्या होती है, घूमती है, ठीक ना। फिर नया इक्विलिब्रियम बनता है, एकदम सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद देखो तो फिर समरी आ गया। अब इसको समराइज कर लेते हैं।
क्लास को कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। तो कंज्यूमर बिहेवियर बताता है कि उपभोक्ता निर्णय कैसे लेता है। और यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी उपभोग की संतुष्टि को दर्शाती है। इंडिफरेंस कर्व प्रेफरेंस को दिखाती है, वो क्या खरीदना चाहता है क्या नहीं। फिर बजट लाइन जो है कांस्टेंट बताती है, ठीक ना। बजट लाइन की इतना लिमिट है, और जहां पर भी बजट लाइन और जो है इंडिफरेंस कर्व टच करेगा वहीं पर उपभोक्ता क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में होगा। फिर जहां पर प्रेफरेंस और कांस्टेंट मिलते हैं वहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता है, ठीक है। यही था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।